हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में डीसीडी मॉडल सीखा था। आज हम लोग जो सीखेंगे बैक पाई बॉन्डिंग के बारे में। बैक पाई बॉन्डिंग, डियर स्टूडेंट्स देखिए, बैक पाई बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा मेटल, ठीक है। ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ। आपको तो पता है कि यहाँ लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, आपके पास सी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ओ हो जाता है, यहाँ लोन पेयर ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया। अब जरा गौर से देखिए, ये रहा मेटल, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसको कोऑर्डिनेट के बदले सिंगल बॉन्ड के थ्रू देखें तो पता चलेगा एम सी, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड ओ पे क्या हो गया यहाँ प्लस, और इस एम पे क्या हो गया माइनस हो गया, है ना। और अब क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ दिया, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और सब न्यूट्रल हो जाएंगे, और आपके पास बनेगा एम डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ से यहाँ आने के बीच क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आने के बीच में क्या हुआ कि गौर से देखिए, जब इस जगह की बात करेंगे, यहाँ पर जब बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हुआ था, यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हुआ था, विदाउट बैक पाई बॉन्डिंग, जब यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हुआ था, जब बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हुआ था तो एम सी बॉन्ड वीक था, जबकि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ क्या था, स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब बैक पाई बॉन्डिंग हो गया, आफ्टर बैक पाई बॉन्डिंग, जब बैक पाई बॉन्डिंग हो गया तो जो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है, तो बैक पाई बॉन्डिंग की बात सोचिए ना, यहाँ पर सिंगल था, गौर से देखिए, ये जो बॉन्ड सिंगल था आपका, ये जो बॉन्ड सिंगल था, ये बॉन्ड क्या हो गया, ये भी सिंगल था, लेकिन अब ये क्या हो गया, डबल हो गया है ना। और जो बॉन्ड ट्रिपल था वो बॉन्ड क्या हो गया, वो फिर वो भी डबल हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ये वीक हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये आपका स्ट्रांग हो गया। तो जो आपके पास बैक पाई बॉन्डिंग जो हम करवाते हैं, तो बैक पाई बॉन्डिंग होने से जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड था सी ओ के बीच का वो वीक हो गया, जबकि जो कार्बन मेटल के बीच का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, यहाँ पर आपको स्ट्रांग हो गया। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बात बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए, जितना मेटल जो है ये कार्बन है, अब ऑक्सीजन है, ये अगर बैक पाई बॉन्डिंग होगा तो हम कह सकते हैं कि बैक पाई बॉन्डिंग के डायरेक्टली है कौन, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन इसके इन्वर्सली है आपको कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मेटल कार्बन के बॉन्ड का स्ट्रेंथ बैक पाई बॉन्डिंग के डायरेक्टली होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा आपको बैक पाई बॉन्डिंग की क्या होगा, इन्वर्सली होगा। आ रही बात समझ में? आप बैक पाई बॉन्डिंग को बढ़ाएंगे तो मेटल कार्बन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ जा रहा है तो इस बॉन्ड को तोड़ दे रहा है। अगर ये यहाँ से ना जाए, सोच के देखो, यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग ना हो तो ये बॉन्ड भी क्या हो, ना टूटे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा ये चांस होगा इस बॉन्ड को वीक होने का। अब एक बात तो ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि मान लो हमारे पास तीन केसेज हैं। सपोज करो एम सी ट्रिपल बॉन्ड ओ है, मान लो एम पे माइनस चार्ज हो। एक सिचुएशन है एम सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और एक सिचुएशन है एम सी ट्रिपल बॉन्ड ओ यहाँ पे प्लस। आप खुद सोचिए, बताइए बैक पाई बॉन्डिंग कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर बैक पाई बॉन्डिंग से यहाँ बहुत आसानी से होगा, यहाँ भी ठीक ठाक हो जाएगा, यहाँ होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर ये 2+ चार्ज है तो फिर ये 2+ चार्ज के बाद ये होगा ही नहीं। हमने वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ठीक ठाक होगा, यहाँ बहुत कम होगा। आपको पता है ये जो सी ओ बॉन्ड है, देखिए सी ओ बॉन्ड इतना लंबा हुआ, आप एक बात समझिए, एक यहाँ पर एक टर्म आएगा हमारे पास, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। गौर से देखिए, सी बॉन्ड ओ हमारे पास मान लो बड़ा हुआ, अब सिंगल बॉन्ड है, मान लो कि कार्बन ऑक्सीजन को एक रबड़ से आप बांध दो, मान लो कि ये क्या है, एक रबड़ है। आप इसको जब खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तो ये लंबा भी होगा, छोटा भी होगा।
तो लंबा छोटा लंबा छोटा लंबा छोटा जो होगा इसी को तो क्या बोलेंगे, इसी को ना स्ट्रेचिंग बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेचिंग बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा दूर जा रहा है, ये कम, ये फिर ये ज़्यादा ज़्यादा लंबा लंबा खींचेगा, तो सोच के देखो कि ये जो होगा ये लेस इन अ फिक्स टाइम। अगर एक फिक्स टाइम में आप इसको करवाओगे तो ये इसका नंबर क्या होगा, कम होगा। मतलब ये जो बार बार स्ट्रेच कर रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इसका नंबर कम होगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर तक जाएगा। आप अपने हाथ में एक रबड़ ले लीजिए, सिंगल रबड़, उसको खींच के देखिए, लंबा खींचिए छोटा कीजिए, लंबा कीजिए छोटा कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ा स्लो हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, अब आप क्या कीजिए, हाथ में डबल रबड़ ले लीजिए, इस तरह से दो उंगलियों के बीच में दो डबल रबड़ फंसा लीजिए। अब इसको स्ट्रेच कीजिए, तो आप बोलोगे सर अच्छा अब जो है ना सर ये उतना दूर नहीं जा रहा है सर, अब ये उतना दूर नहीं जा रहा है सर, और अगर उतना दूर नहीं जा रहा है तो इसका जो स्ट्रेच करना है ना सर, ये स्ट्रेच भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इस वाले से जो ज़्यादा हो रहा है। मोर इन फिक्स टाइम, ये जो आप बार बार स्ट्रेच कर रहे हैं, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कि भैया एक टाइम में कितना स्ट्रेच करते हैं, ये इस बार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। और अगर मान लिया सी ट्रिपल बॉन्ड ओ हो गया, तो अब भाई इसको इसको स्ट्रेच करना बड़ा मुश्किल है। आप हाथ में 3 रबड़ ले लीजिए और अब इसको स्ट्रेच करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा सर ये जो है ना ये वेरी हाई इन फिक्स टाइम। सोचो कि अगर आप इसको 1 मिनट में अगर 25 बार करते हो, सोचो 25 बार आगे पीछे करते हो, तो इसको 1 मिनट में आप 35 बार कर पा सकते हो। इसको 1 मिनट में तुरंत तुरंत करके ये क्या कर सकते हो, मान लो 40 बार 45 बार कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि सीओ जब तक बना रहेगा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। यानी सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्ट्रेच कर रहे हैं हम इसको बार बार आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 छोटा कर रहे हैं। मान लो जैसे ये आप समझ रहे हो, ये आपके पास ये हाथ है, मान लो आपका ऐसा नहीं बना, ये हाथ है, 2 हाथ ले लो, इन दोनों में एक रबड़ फंसा लो, ऐसे रबड़ से सिंगल रबड़ ले लो, इसको आगे पीछे करो, तो आपको पता चलेगा कि आप 1 मिनट में 35 मान लो 25 बार कर पा रहे हो। आप फिर क्या करो, डबल रबड़ ले लो, अब करो, तो आपको पता चलेगा कि एक बार में आप 1 मिनट में मान लो कि आप 35 बार कर पा रहे हो। और फिर क्या करो, आप ट्रिपल रबड़ ले लो, अब ये दूर जाएगा ही नहीं ज़्यादा, तो आपको पता चलेगा कि आप 1 मिनट में 40 से 45 बार कर पा रहे हो। ऐसा तुरंत 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 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जित इसी को तो बोलते हैं ना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, की एक पर यूनिट टाइम में कितना बार आप इसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेच कितना दूर हो रहा है वो नहीं है, कितना दूर स्ट्रेच हो रहा है ये नहीं है, ये है कि भाई एक यूनिट टाइम में कितनी बार आपका स्ट्रेच हो रहा है आपका। तो आप बोलोगे सर जितना सीओ के बनने की रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी सर, वो उतना ज़्यादा उसका जो होगा यूनिट टाइम में स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगा, यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। चलो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन का पहले ये वाला समझ लो कि इसका मतलब ये है कि अगर जिसके पास माइनस है, ठीक है, जिसके पास माइनस है, तो माइनस क्या कर रहा है, इसको दे के इसको तोड़ दे रहा है, तो तोड़ देगा तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसी नहीं, ज़्यादा नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत दे रहा है, तो कम तोड़ रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और मान लो प्लस है, ये और भी कम देगा, तो इसके टूटने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कंफर्म है कि सीओ टूट के ऐसा हो जाएगा। जब ये इसको प्लस ये न्यूट्रल दे रहा है तो पता चलेगा कि ये टूटेगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सा पार्शियल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि पूरी तरह नहीं टूट रहा है। और जब प्लस दे रहा है तो भैया इसका मतलब ये है कि ये टूट ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा है वो ज़्यादा, ये ऑलमोस्ट ऐसा बना हुआ है। तो भैया जितना ज़्यादा बना हुआ है उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्ट्रेच भी तो उतना हाई टाइम होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज कर जाते, बोलते हैं सर पॉजिटिव निगेटिव से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होता है, तो ऐसे डिसाइड होता है। डोंट वरी, अभी देखिए आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे कि आप अभी बात करते हैं, हमने अब एक एग्जांपल लिया MnCO6 प्लस CrCO6 और दूसरा है VCO6 माइनस। जरा चेक कीजिए, इलेक्ट्रॉन काउंट चेक कीजिए। मैग्नीज के पास कितना, H2D5 यानी 7, CO6 दूनी 12 और उसमें प्लस है, मतलब एक माइनस करना होगा, ठीक है। तो कितने होगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई बात नहीं। इसमें चेक कीजिए क्रोमियम क्या होगा, H2D4 यानी 6 और CO6 6 दूनी 12, तो 12 6 18,
तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ देखिए तो वेनेडियम हो गया आपको स्टैंडर्ड वेनेडियम, वेनेडियम का H2D5, H2D3 तो 5 और 6 दूनी 12 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा काउंट कीजिए, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। जब तीनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या हो गया जरा चेक करो, मैग्नीज पे +1 है, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ वेनेडियम पे -1 है। अब आप बताओ कि किस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किस में CO बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो आप बोलोगे सर मैग्नीज पे प्लस है सर, इसका मतलब सर ये कम देगा सर, इसका मतलब जो CO होगा उसकी स्ट्रेंथ आपको इसी डायरेक्शन में बनेगी। और जब CO की स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में बनेगी तो इसका मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, मतलब किधर आपको CO ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएगा, ज़्यादा टाइम स्ट्रेच कर पाएगा। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा, ज़्यादा टाइम स्ट्रेच कर रहा है, ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं कर रहा, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम स्ट्रेचिंग उसकी ज़्यादा है कि भाई एक यूनिट टाइम में कितना टाइम वो ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है। तो क्या हो गया म्यू CO इस डायरेक्शन में क्या हो गया आपको 1 सेकेंड बढ़ गया। आई बात समझ में। चलिए तो भाई यहाँ पर भी आपका म्यू CO आपका बढ़ गया। अब आपको और भी एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भैया बताओ मेटल कार्बन बॉन्ड किधर स्ट्रांगर हुआ, तब बोलोगे सर मेटल कार्बन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इधर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मेटल कार्बन है भाई, मेटल कार्बन का बॉन्ड तो डिपेंड करता है बैक पाई बॉन्डिंग पे, तो मेटल कार्बन के बॉन्ड का स्ट्रेंथ इधर हो गया MC, मेटल कार्बन का जो स्ट्रेंथ हुआ वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। आई बात समझ में, इस डायरेक्शन में मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ, इस डायरेक्शन में CO का स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ, इसी डायरेक्शन में क्या हो गया CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम एक एग्जांपल आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है TiCO होल 6, यहाँ पे हो गया आपको 2-, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है मतलब TiCO होल 6 है FeCO होल 6 2 + MnCO होल 6 + CrCO6 और यहाँ पर है VCO6 माइनस। इनमें आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आपको ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। 3 चीज़ें चेक करनी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, CO बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर और मेटल कार्बन के बॉन्ड का स्ट्रेंथ, 3 चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ चेक करनी है, ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग। देखिए 4 चीज़ें, अब आप किसी भी एग्जाम्पल ये 4 चीज़ें ढूंढना। एक तो ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग के भाई बैक पाई बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 में चेक करना मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ। नंबर 3 में चेक करना कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ। नंबर 4 में चेक करना कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू CO। ये 4 चीज़ें आपको हर एक एग्जाम्पल में चेक करनी। अब इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें आपको ये जरूर चेक करना है, ठीक है। चलिए तो भाई TiCO होल 6 में टिटेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है टिटेनियम पे -2। अच्छा पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लीजिए। देखिए तो स्कैंडियम टिटेनियम है, टिटेनियम स्कैंडियम टिटेनियम मतलब क्या होता है 2, देखिए ना, यानी कि H2D2 CO होल 6 6 दूनी 12 और साथ में 2 है तो क्या होगा, देखिए तो 18 हो गया इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। उसी तरह यहाँ देखिए आयरन के लिए क्या हो गया H2D6 यानी कि 8, CO के लिए क्या हो गया 6 दूनी 12 और 2 प्लस करते हैं तो मतलब 2 माइनस है, तो 12 8 20, 20 में से 2 गया 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ काउंट कीजिए मैग्नीज में कितना हो गया, मैग्नीज H2D5 है तो 7 हो गए, CO होल 6 यानी 6 दूनी 12 और 1 माइनस कर दो, ये प्लस है माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया 19 - 1 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी चेक कर लिए क्रोमियम क्या हो गया H2D4 यानी 6 है, CO होल 6 मतलब क्या हो गया 6 दूनी 12 हो गए और कुछ नहीं है तो क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें चेक कीजिए वेनेडियम क्या हो गया स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम H2D3 मतलब 5 हो गए, CO होल 6 मतलब 6 दूनी 12 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हो गया 12 1 13 13 5 18, यानी सभी में 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यहाँ जरा काउंट कीजिए कि टिटेनियम पे कितना चार्ज है तो टिटेनियम पे -2 चार्ज है, आयरन पे कितना चार्ज है तो आयरन पे +2 चार्ज है, मैग्नीज पे +1 चार्ज है, Cr पे क्या हो गया आपको 0 चार्ज है, वेनेडियम पे माइनस चार्ज है। इसका मतलब अगर आपको बात की जाए बैक पाई बॉन्डिंग की, बैक पाई बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, बोलोगे सर बैक पाई बॉन्डिंग तो आपके पास सबसे ज़्यादा टिटेनियम 2- में होगा, है ना, बैक पाई बॉन्डिंग। उसके बाद कहाँ होगा सर, तो उसके बाद V- में होगा बैक पाई बॉन्डिंग की। उसके बाद सर कहाँ होगा, तो उसके बाद आपको Cr 0 में होगा, उसके बाद Mn+ में होगा
और सबसे लास्ट में क्या होगा, Fe2+ में होगा, ना के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये आपको बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, तो ये आपको बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको, ज़रा गौर से देखिए तो। टिटेनियम वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, TiCO6 2 - 1। उसके बाद क्या हो गया, VCO6 माइनस, उसके बाद क्या हो गया, CrCO6। उसके बाद क्या हो गया आपको, MnCO6 प्लस, और उसके बाद क्या हो गया, FeCO6 2+। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। अब जब यहाँ दिया हुआ है तब क्या करेंगे, गौर से देखो। आपको पता होना चाहिए कि सर आपके पास जो होगा बैक पाई बॉन्डिंग इस साइड में ज़्यादा होगा, और इस साइड में क्या क्या ज़्यादा होगा, तो सर इस साइड में आपको बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ेगा। क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ेगा तो मेटल कार्बन का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी बढ़ेगा, है ना। मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में सर आपको CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्योंकि भाई जब बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगा तभी तो CO का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जब CO का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी इस डायरेक्शन में। देखिए, प्लस वाले की तरफ कौन गया, CO का स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और माइनस वाले की तरफ कौन गया, बैक पाई बॉन्डिंग और मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। आई बात समझ में, ठीक है। तो इससे आपका कंक्लूजन क्या निकला, तो इससे आप कंक्लूजन यहाँ ये निकाल पा रहे हैं, आप यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपको मेटल शुड बी प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मेटल शुड बी प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके लिए, फॉर मेटल कार्बन स्ट्रेंथ एंड बैक पाई बॉन्डिंग। कि अगर आपको बैक पाई बॉन्डिंग और मेटल कार्बन स्ट्रेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब मेटल कहाँ होना चाहिए, मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर CO बॉन्ड, CO स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये दो कंक्लूजन निकले, इसको आप जो है अपने दिमाग में भी अच्छे से नोट रखिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपको अच्छे से क्या करना है, आपको नोट रखना है दिमाग में। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्पेक्टेटर लिगेंड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेक्टेटर लिगेंड। अब बोलोगे सर स्पेक्टेटर लिगेंड क्या है, हम बोले देखो भाई, ये रहा मेटल, ये रहा CO। मेटल जो है CO से जुड़ा रहा है, ठीक है। ये जो CO हो गया ये एक्टर लिगेंड हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्टर लिगेंड, ठीक है। ये कहलाता है एक्टर लिगेंड। लेकिन जो मेटल के साथ आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिगेंड जुड़ रहा है, ये बिहेव करेगा ऑडियंस की तरह। अगर ये एक्टर है तो ये क्या हो गया, ये ऑडियंस हो गया। और इसी को क्या कहा गया, स्पेक्टेटर। क्या कहा गया, स्पेक्टेटर लिगेंड। क्या कहा गया इसको, तो इसी को कहा गया आपको स्पेक्टेटर लिगेंड। अब ये स्पेक्टेटर लिगेंड क्या होता है, इसका मतलब क्या है भाई, समझिए बात को। तो जैसे कि मेटल, आपको गौर से देखिए, मेटल का काम है CO से इलेक्ट्रॉन लेना। मेटल का काम क्या है, CO से इलेक्ट्रॉन लेना। पहले मेटल CO से लेता है और उसके बाद क्या करता है, फिर मेटल उसको लौटाता है, ठीक है। उसको मेटल क्या करता है, लौटाता है। अब अगर ये जो लिगेंड है, अगर ये लिगेंड डोनर नेचर का हुआ, अगर ये लिगेंड डोनर नेचर का हुआ, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब मेटल इलेक्ट्रॉन लौटाएगा तो उसमें ये लिगेंड उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या, अगर ये लिगेंड डोनर नेचर का हुआ तो ये लिगेंड हेल्प करेगा किस में, बैक पाई बॉन्डिंग करवाने में। लेकिन अगर ये लिगेंड एक्सेप्टर नेचर का हुआ तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये मेटल को बोलेगा भैया तुम उसको मत दो, तो हमको दे दो इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है तो यहाँ जो बैक पाई बॉन्डिंग था, सोच के देखो, यहाँ जो बैक पाई बॉन्डिंग था वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा ना। जबकि अगर लिगेंड डोनर नेचर का है तो ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। सोच के देखो, बाकी सारी कहानी क्लियर है। बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, CO बॉन्ड वीक होगा।
बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, ये खुद में लेगा तो क्या हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड वीक होगा, CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। कितना आसान है कि अगर आपके पास जो ये स्पेक्टेटर लिगेंड है, अगर ये मेटल से जुड़ा हुआ है और मेटल CO से जुड़ा हुआ है, अगर ये डोनर नेचर का हुआ, सोचो अगर ये डोनर नेचर का हुआ तो ये इसको देगा और मेटल को भी प्रमोट करेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर ये डोनर का हुआ तो जो बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक कर जाएगा, म्यू CO क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही लिगेंड मेटल से जुड़ा है और वो CO से जुड़ा हुआ है, अगर ये लिगेंड डोनर के बदले क्या हो जाए, एक्सेप्टर हो जाए, सोचिए देखो, अगर ये एक्सेप्टर हो जाए तो ये मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर खींच लेगा। अगर इधर खींचेगा तो बैक पाई बॉन्डिंग जो यहाँ जो हो रहा था ये क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा ना, तो बैक पाई कम हो जाएगा तो मेटल कार्बन के बॉन्ड बीच का जो स्ट्रेंथ है वो भी घट जाएगा, और इस तरह CO बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और म्यू CO भी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको इस रोल को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये स्पेक्टेटर लिगेंड का काम यहाँ पर क्या होता है। ओके, चलिए अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं इस बात को, कि एग्जाम्पल से देखें। सपोज कीजिए आपके पास ये हमारे पास हो गया ME मिथाइल, P मिथाइल, यहाँ भी एक मिथाइल, और यहाँ पे मेटल, ये C ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपके पास लगा तो जरा गौर से देखिए, ये फॉस्फोरस है, गौर से देखिए फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर ये इसको दे रहा है, गौर से देखिए, ये इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दे तो रहा है लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है ना, क्योंकि फॉस्फोरस के पास आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो क्या हो जाएगा, फिर वो इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर वीक करेगा। समझ रहे हैं, इसको यहाँ पर क्या कर देगा, इसको यहाँ पर आपको वीक कर देगा। अब चलो यही बात समझ रहे हैं कि सही, इसको ये इधर खींचेगा तो इसको देने कम हो जाएगा, जिससे बैक पाई बॉन्डिंग घटेगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, CO का बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, ऐसे नहीं। या देखिए, ये रहा मेटल, ये रहा PRRR। ठीक है, हमने नंबर 1 में लिया कि भाई R को ले लेते हैं हम एल्काइल, क्या लेते हैं, एल्काइल लेते हैं। अगर R को एल्काइल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PMe3। दूसरे नंबर में R को लेते हैं हम एराइल, क्या लेते हैं, एराइल, यानी कि हमारे पास हो जाएगा P, ये बेंजीन है, इसका होल 3। 3 नंबर में क्या करते हैं, R को लेते हैं एल्कोक्साइड, क्या लेते हैं, अल्कोक्साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, POR3। नंबर 4 में क्या लेते हैं हम लोग, R का वैल्यू लेते हैं हेलाइड, क्या लेते हैं, हेलाइड, तो हमारे पास क्या बनता है, PX3 बनता है। ठीक है, R क्या लेते हैं हम लोग, हेलाइड लेते हैं, तो क्या बन जाता है, PX3 बनता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई इसमें से कौन जो है आपको डोनर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसमें से डोनर स्ट्रांग कौन सा होगा। आप बोलोगे सर अगर डोनर की बात करेंगे तो डोनर की अगर बात करेंगे तो डोनर कौन स्ट्रांग होगा सर, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 है सर, ये एल्काइल है सर, 1 नंबर डोनर ज़्यादा होगा। क्योंकि सर आपको फॉस्फोरस में अगर बेंजीन लग जाए तो वो तो क्या करेगा, वो तो और इलेक्ट्रॉन खींच सकता है सर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो 1 के बाद नंबर किसका आ गया, 2 का आ गया। ठीक है, 1 के बाद किसका नंबर आ गया, 2 का नंबर आ गया। उसके बाद क्या करेगा, ये देखो POR है। ठीक है, ये जो POR है ये भी क्या करेगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अभी फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, मतलब इलेक्ट्रॉन को बैक पाई बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन खींचने की बात नहीं कर रहे हैं, बस बस माइनस आई की बात कर रहे हैं। ME क्या था, सबसे ज़्यादा प्लस आई था, उसके बाद बेंजीन आया प्लस आई, उसके बाद OR आया प्लस आई, मतलब प्लस आई नहीं माइनस आई, खींच रहा है ये अंदर की तरफ, तो ये खींच रहा है, और हेलाइड हो गया वो उससे भी ज़्यादा माइनस आई होता है, तो यानी कि 4। तो 1 2 3 4 का जो ऑर्डर हुआ डोनर के बिहाफ पे, कि हाँ भाई डोनर के बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन कम खींच रहा है। ठीक है, तो ये डोनर एबिलिटी है, कौन है ये, क्या है ये, तो ये है डोनर एबिलिटी ऑफ लिगेंड्स। आई बात समझ में कि ये क्या हो गया आपको, डोनर एबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आपको लिगेंड हो गया। ठीक है, जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, हाँ इसी को हम लोग थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं कि भाई आपके पास ये P हो गया,
ये साइक्लोहेक्साइल है, इसका हॉल 3 कर देते हैं, PET3 कर देंगे, PME3 कर देंगे, PS3 कर देंगे, POME हॉल 3 कर देंगे, PO इसका हॉल 3 कर देंगे, PCl3 कर देंगे, PF3 कर देंगे। तो वही आपको ये बात समझना होगा, बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से डोनर एबिलिटी वर्क करेगा। देखो ये सबसे ज़्यादा डोनर होगा, ये सबसे ज़्यादा डोनर, उसके बाद ये। आप बोलोगे सर ये ज़्यादा डोनर हुआ, ये कम डोनर होगा। हाँ, इसमें ज़्यादा कार्बन है ना, इसमें कम कार्बन, इसमें 2 ही कार्बन इथाइल में, इसमें साइक्लोहेक्सेल में ढेर सारा कार्बन है। PME3 में और कार्बन घट गया, PPS3 देखो बेंजीन लग गया। चलो इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि बेंजीन की कम थी, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की थी। अब उससे ज़्यादा क्या हो गई, तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बेंजीन लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन भी खींच रहा है, बेंजीन भी खींच रहा है। और उसके बाद हैलोजन में PCl3, Cl का क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कम था, और उसके बाद क्या हो गया, PF3। तो यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, यहाँ सिग्मा डोनर एबिलिटी की बात कीजिए कि सिग्मा कौन ज़्यादा डोनेट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन हालांकि इसमें अगर पाई एक्सेप्टर की बात करेंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। अगर हम पाई एक्सेप्टर की बात करेंगे, सिग्मा डोनर एबिलिटी क्या था आपको, लेफ्ट टू राइट। लेकिन वही अगर पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की बात करते हैं कि पाई लिया किधर जा रहा है, पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, तो वो आपको क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। देखो यहाँ क्या था, यहाँ आपको लेफ्ट से राइट था डोनर एबिलिटी, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको राइट टू लेफ्ट, इस तरफ से ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो पाई एक्सेप्टर का आपको जो डायरेक्शन है वो आपको ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है भाई मेरे कि अगर ये डोनर की बात होगी, गौर से देखो, ये डोनर की बात होगी तो ये सब क्या होगा, ये सब डोनेट कर रहे हैं, और लेने की बात होगी तो क्या हो जाएगा, ये बेटर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लेने वाले की बात कर रहे हैं, गौर से देखो, लेने वाले की बात कर तो ये क्या कर देगा, ये गौर से देखो, ये लेगा ज़्यादा, इसका मतलब आपको ये क्या कर देगा, मेटल कार्बन बॉन्ड को वीक बना देगा, क्योंकि ले लेगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जा रहा है, बैक पाई बॉन्डिंग आपको घट जा रहा है। जबकि ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है ज़्यादा, खींच रहा है कम, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बैक पाई को सपोर्ट कर रहा है। एकदम रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात का मतलब समझो। मैंने कहा कि जो ज़्यादा दे रहा है, यानी जो ज़्यादा दे रहा है वो क्या कर रहा है, वो बैक पाई बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो ज़्यादा ले रहा है, मान लो ये जो था हमारे पास, ये पी साइक्लोहेक्साइल 3, अगर ये यहाँ मेटल से जुड़े, ये मेटल CO से जुड़े, तो ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है ज़्यादा, ये क्या कर रहा है, भर भर के दे रहा है। तो मेटल भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आगे पास करेगा। इसका मतलब मेटल का जो बैक पाई बॉन्डिंग होगा, जो बैक पाई बॉन्डिंग होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाँ, CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपको, तो CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपको घट जाएगा, सोच के देखो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि PF3 है, ये जुड़ रहा है मेटल से, और ये जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड O से, ये खींच रहा है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। अगर इधर खींचेगा, इधर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घटेगी। इसका मतलब बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस तरह से साथ में मेटल का जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो CO बढ़ जाएगा। उसी तरह मी CO भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बढ़ जाएगा। बोलिए, आई बात समझ में। बोले सर थोड़ा इसको और डिटेल कर दूँगी, चलो डिटेल कर देते हैं। सपोज करो आपके पास ये रहा आपके, सपोज करो ये क्रोमियम रहा, ये सपोज करो CO रहा। हम यहाँ पर लगा देते हैं P, ये साइक्लोहेक्साइल को CY लिख सकते हैं, CY। आप बोलोगे सर ये दे रहा है सर ज़्यादा, ये क्या कर रहा है, दे रहा है ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा दे रहा है सर इसको, तो लेगा सर कम, ये एक्सेप्टर वीक है सर, नहीं लेगा। इसका मतलब जितना दे रहा है वो सब इधर ही जाएगा सर, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सर जो मेटल कार्बन CR बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डबल होने के कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन C डबल बॉन्ड O का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूट गया। हमने वेरी गुड, बहुत अच्छे। और क्या समझे आप, तो सर ये समझे कि बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, आपको बढ़ गया, ये जो बैक पाई बॉन्डिंग है वो बढ़ गया। लेकिन म्यू CO जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया सर, कार्बोनाइल का घट गया। हमने वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, CrC ट्रिपल बॉन्ड O। सर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं F3P, क्या जोड़ देते हैं, F3P। अब सर ये दे कम रहा है, खींच ज़्यादा रहा है सर, ये पाई एक्सेप्टर है सर, ये तो ये खींचेगा ज़्यादा। अगर ये खींचेगा ज़्यादा तो इसके देने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना,
क्या अगर ये खींचेगा ज़्यादा देने का प्रोबेबिलिटी, ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी घट जाएगा तो ये बॉन्ड आगे टूटना भी तो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो CR कार्बन का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, घट गया। लेकिन कार्बोनाइल का स्ट्रेंथ क्या हो गया, आपको बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया, μCO भी यहाँ पर आपको बढ़ गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी होगी इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत समझदार हैं। अब हम जैसे बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की, एक नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल है हमारे पास। सपोज करो ये P है, ये O, P है, यहाँ ऐसे है, यहाँ पे आपको Me है। दूसरा देखिए, ये नंबर 1 ये है, नंबर दूसरा हो गया P, यहाँ पर आपके पास लग गया फ्लोरीन, हॉल 3। नंबर 3 में हो गया आपके पास फ्लोरीन, 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 सब पे फ्लोरीन लग गया। और यहाँ पे हॉल 3। और नंबर 4 में आ जाइए, P, यहाँ गया आपको कौन, यहाँ पे आ गया आपको मिथाइल, 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 और ये मिथाइल, और यहाँ क्या लग गया, हॉल 3 लग गया। अब भाई सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा, तो बच्चा भी यहाँ बता देगा कि सर सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा, क्योंकि बेंजीन तो सब में लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा, जिसके पास मिथाइल ज़्यादा है। तो 4 का डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गया। 4 के बाद किसका नंबर आएगा, 1 का। 1 के बाद किसका नंबर आएगा सर, 2 का। 2 के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। ये तो छोटा बच्चा ही बता दे। लेकिन अब इसमें आपको ये बताना है कि बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा। तो सर जिस डायरेक्शन में डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो गया, डोनर टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक पाई बॉन्डिंग। जितना डोनर करेगा, ये किसका, ये सब स्पेक्टेटर लिगेंड की बात की जा रही है। तो जो बाहर जितना ज़्यादा देगा बैक पाई बॉन्डिंग उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब बैक पाई बॉन्डिंग का भी ऑर्डर क्या होगा, 4 1 2 3। भाई अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो साथ में क्या हो गया, मेटल कार्बन के बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, आपको मेटल कार्बन स्ट्रेंथ वो भी यही रह जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे आपको CO बॉन्ड की, CO स्ट्रेंथ या μCO का स्ट्रेंथ, तो आप बोलोगे सर उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप नहीं दे रहे हैं, मतलब 4 1 2 3 इस डायरेक्शन में। क्योंकि जो नहीं देगा सर वो बैक पाई बॉन्डिंग को कम करेगा, जो बैक पाई बॉन्डिंग को कम करेगा वही कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या μCO के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई कि हाँ सर इस तरह से हमने क्या किया कि आपको ये जो है ऑर्डर आपको यहाँ पर हमारा फिक्स्ड हो गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो रिलैक्स हो जाइए। जैसे हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कि एक हो गया आपके पास NH3, एक हो गया आपके पास NMe3, एक हो गया आपके पास NF3। तो पूछेंगे भाई सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन होगा, तो 2 नंबर सबसे ज़्यादा देगा सर, ये 2, ये 1, ये 3। तो आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा कौन देगा, भाई 2 नंबर, उसके बाद कौन देगा आपको 1 नंबर, और उसके बाद कौन देगा 3 नंबर। तो ये बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया, या यूँ कहिए कि मेटल कार्बन बॉन्ड का ऑर्डर हो गया। और सर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फिर ये हो जाएगा, या कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपको ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखिए इसी में क्वेश्चन देखिए, PS3PM C ट्रिपल बॉन्ड O, Me3PM C ट्रिपल बॉन्ड O, F3PM C ट्रिपल बॉन्ड O, Me3NMC ट्रिपल बॉन्ड O। तो ये भाई अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब तो कॉमन पार्ट हो गया, ये वाला पोर्शन तो कॉमन पार्ट हो गया। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई बैक पाई बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा होगी, तो कहाँ ज़्यादा होगी, सिंपल, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वहाँ क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग होगी। अब इन तीनों एग्जाम्पल में ज़रा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा सर ये जो नाइट्रोजन है सर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर, ये नाइट्रोजन जो हो गया सर ये सिर्फ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है इसके पास, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिंगल लोन पेयर ऑर्बिटल नहीं है, ये सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता है। सोच के देखो, ये नाइट्रोजन सिर्फ दे सकता है, ओनली डोनर, जबकि बाकी तीनों दे भी सकते हैं
और वापस भी लेंगे। अरे भाई लेंगे नहीं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिट है तो लेंगे भी तो, कोई कम लेगा कोई ज़्यादा लेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डोनर कौन हुआ, सबसे बड़ा डोनर आपको 4 नंबर हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो स्ट्रॉन्गेस्ट डोनर कौन हुआ आपको 4, डोनर स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, डोनर की सबसे स्ट्रॉन्ग डोनर कौन हो गया 4। अच्छा उसके बाद कौन होगा, तो फिर उसके बाद आएगा 4 नंबर के बाद नंबर आएगा 2 का। ठीक है, क्यों 2 का आएगा भाई, ये 2 में सर मिथाइल लगा हुआ है। 3 में कौन लगेगा भाई, तो 3 नंबर पे आ जाएगा 1, ये देखिए बेंजीन लगा हुआ है। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा 3। तो ये किसका हो गया, डोनर हो गया। डोनर मतलब बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया, बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया। और अगर बैक पाई बॉन्डिंग का ये ऑर्डर हो गया तो भाई इसी यही ऑर्डर किसका हो गया, मेटल कार्बन बॉन्ड का भी तो हो गया, मेटल कार्बन का। आईसी का उल्टा ले लेंगे, 4 गेट से 2, 2 से 1, 1 से 3, तो अब ये क्या हो गया, तो ये म्यू सी ओ का ऑर्डर हो गया, या ये क्या हो गया, सी ओ बॉन्ड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बैक पाई बॉन्डिंग को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस बात को भी, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग और आगे इसको ले जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होने दिया जाएगा, और हम लोग और अच्छे से इन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आई होगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय।